जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो हम आज फिर आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां 5 महीने के बाद चुनाव, असेंबली का इलेक्शन होना ड्यू है और शायद अब तक वहां बिगुल बच चुका है। राहुल जी 5 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। मोदी जी भी जल्द ही बिहार जाने वाले हैं अपने तीसरे दौरे के दौरान। अब देखना क्या है कि बिहार इलेक्शन में दो बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव में 22 अप्रैल को 26 टूरिस्ट्स की जघन्य हत्या के बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें कि 7 अप्रैल के अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान के काफ़ी टेरर हब्स को इंडिया ने मटियामेट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडियन इंस्टॉलेशंस पे ड्रोन्स भेजे। टर्की और ईरान द्वारा स्पॉन्सर्ड ड्रोन्स इंडिया ने रिटेलिएट किया और ऑपरेशन सिंदूर चरम 2 काफ़ी जगहों पे मार किया। यही नहीं, उनके ड्रोन और मिसाइल्स के द्वारा उनके काफ़ी इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया। इट वॉज इन रिटेलिएशन। वॉर एस्केलेट हो रहा था। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स, या यूँ कहिए कि विश्व का इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमी का फ्रंट है ना, तो ट्रम्प साहब, रूबिन, वांस, चाइनीज, तरह तरह से लोगों ने इस पे रिएक्शंस दिए, बट ज़्यादातर लोगों ने कंडेम किया पहलगांव को। और साथ में किसी ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर पे कोई कंडेमनेशन नहीं दिया, इन अ वे सपोर्ट ही किया। खैर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सडनली 10 के अर्ली मॉर्निंग सीज फायर, सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार सीज फायर एक्सेप्ट करती है आफ्टर कहा जाए आफ्टर पाकिस्तान बेगिंग फॉर इट। पाकिस्तान के घुटनों में चलकर आने के बाद हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि ये सीज फायर के बाद ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, राष्ट्रवाद की फीलिंग पूरे देश में हर जगह लग रहा था कि पाकिस्तान इस बार खत्म, पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे। सडनली सीज फायर, इलेक्शंस आ गया, 5 महीने बाद चुनाव में जाना है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो भारतीय जनता पार्टी शायद ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने की कोशिश करे। दूसरी तरफ कास्ट सेंसस और जातीय जनगणना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि इस चुनाव में कुछ वोट्स इस मुद्दे पे भी ले लें। और दूसरा जो इनका महागठबंधन है, जिनके साथ इनकी टकराव हमेशा होती रहती है देश भर में, कांग्रेस, बिहार में आरजेडी लेड महागठबंधन बैक्ड बाय कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआईएम और छोटे मोटे पार्टी रीजनल फोर्सेस जो हैं, इनका मुद्दा है जात। राहुल जी ने दलित पे खेला, उनकी कोशिश है दलित वोट्स को एकत्रित करना, एक मत करना। कांग्रेस दलित पे, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे। हम चलते हैं अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी के पास, उन्हीं से पूछते हैं कि इस चुनाव में बिहार कहाँ है, इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और इस चुनाव में क्या जात या राष्ट्रवाद, कौन खड़ा होगा। जी अजय जी नमस्कार। अजय जी, आप जो मुद्दा उठाए हैं, अभी पूरा भारत उसी की ओर देख रहा है, क्योंकि बिहार, असम और बंगाल तीनों जगह
थोड़ा आगे पीछे करके चुनाव एक साथ है और सबका सबको पहलगाम से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हो गई है अजय जी। कल राहुल गांधी पहुंचे थे बिहार और बिहार में उनको रोक दिया गया। तो बिल्कुल वो जयप्रकाश नारायण की तरह आप याद करेंगे 18 मार्च का जो पैदल जब माफ करेंगे जयप्रकाश नारायण जो चल चुके थे और इनकम टैक्स गोलंबर पर जिस तरह का उनकी तस्वीर है, बिल्कुल उसी तरह से राहुल गांधी पैदल चल दिए। हालांकि उनके विरुद्ध एफआईआर हुआ है, प्रशासन उनको रोकना चाहा, लेकिन एक वहां नया खेल आरंभ हो चुका है। इसको खेल कहें या राजनीति, जो आसान हो उसको कहा जा सकता है, क्योंकि दलित समुदाय के बच्चों के साथ इनको मिलना था और ये दलित की राजनीति की वहाँ गर्म हो गई है अजय जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस ने दलित को ही बनाया है। और इस बार बिहार में कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, जो दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखलाई दे रहा है, वो पूरी गंभीरता के साथ लड़ रही है। फॉरवर्डों को लुभाने के लिए कन्हैया को फर्स्ट किया गया है। कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं और बड़े ही अच्छे वक्ता हैं और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। राहुल गांधी के प्रोटेक्शन में कई नए शब्दों का जुगाड़ कर करके जनता के बीच वो उपयोग भी करते हैं। वैसे भी जो दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को ज्यादातर जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं उसमें भाजपा से ही संबंधित लोग हो रहे हैं। और एक समय हो गया है जो नीतीश कुमार का कार्यकाल अब नजदीक आ रहा है और मात्र 6 महीना बाद वहाँ नया चुनाव हो जाएगा और नए मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इनके जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। अभी महागठबंधन में इस बात को लेकर के संशय बरकरार है कि राष्ट्रीय जनता दल से मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस से होगा, आईपीएफ से होगा, मतलब महागठबंधन के किस घटक से होगा उसको लेकर के अभी द्वंद्व चल रहा है। लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन इस बार जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। अब एनडीए को कितना नुकसान पहुंचा रही है यह वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी में वहाँ कोई कद्दावर नेता नहीं दिखलाई दे रहे हैं अजय जी, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सके। नंदकिशोर यादव को इन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है, जो जिनके नाम पर कुछ वोट आने की संभावना दिखलाई दे रही है। तो ऐसे कोई कद्दावर नेता नहीं दिखलाई दे रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पुनः अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए बाध्य है। अब नीतीश कुमार इस खेल को या इस बार महागठबंधन के बाजी को किस प्रकार पटक पाते हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार आती है तो मिथिलांचल की जो 100 सीटें हैं उन 100 सीट प्लस और कुछ सीट मिला करके एक राज्य का गठन किया जाएगा। तो ये 100 सीट काफी मायने रखता है। वहाँ के लोग भी आतुर हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो उनको एक नया स्टेट मिलेगा। नया स्टेट मिलने के साथ नया डेवलपमेंट आरंभ हो जाता है अजय जी। तो इस बयान को राबड़ी देवी अपने पक्ष में कितना ढाल सकती हैं ये समय तय करेगा, क्योंकि जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो जाती है और प्रचार में कौन कौन लोग आ पाते हैं ये देखा नहीं जा सकता है, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जो अभी स्थितियां दिखलाई दे रही हैं अजय जी कि एनडीए में नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई बड़ा कद दिखलाई नहीं दे रहा है। और अभी हाल के दिनों में देखें तो सृजन घोटाला को लेकर के नीतीश कुमार को वहां की जनता ने घेर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर भी वहां अभी बड़ा गड़बड़ चल रहा है। प्रतिदिन मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि 7 से 8 मर्डर जरूर हो रहे हैं बिहार में। तो इसके अलावा लूट डकैती वो जो चल रहा है, तो क्राइम चरम पर है। इन सब चीजों को देख रही है जनता। अब ये चुनाव में किस ओर कौन अपने तरफ डाइवर्ट करता है यह समय बताएगा अजय जी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, राष्ट्रवाद की बात सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी शायद बैंक कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का एक मौका मिलेगा। और अभी तक तो उन्होंने
नीतीश को ही अपना चेहरा प्रदर्शित किया है और नीतीश के साथ ही चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कास्ट सेंसस की भी बात की है और भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में जाकर जातीय सम्मेलन करेंगे और उन्होंने शायद अपने पार्टी के जात के जिस कंस्टिट्यूएंसी में जो भी जाति स्ट्रॉन्ग है उसके ही नेता को, उस जात के नेता को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये सम्मेलन करने के लिए। साथ में आपने एक नई बात कही, बड़ा अच्छा लगा देखकर सुनकर कि उसमें हम एक तरह से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां उन्होंने एक लोगों के बीच में ये फीलिंग ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ जो उनकी लड़ाई हुई है हमारी पहलगांव के बाद, एक फीलिंग आ गई थी कि पाकिस्तान को बांटना है, बलूचिस्तान बनाना है, पीओके को अलग करना है, यानी बांटने और बंटवारे की बात। तो उसी तरह शायद छोटे लेवल पे ही शायद जैसा राबड़ी जी ने कहा कि बिहार को ही बांट देंगे, मिथिलांचल बना देंगे, ये बांट और बंटवारे की बात और राजनीति, धर्म और राजनीति, राष्ट्रवाद तो समझ में आता है, ये है क्या, चल क्या रहा है बिहार में। राहुल जी एक दलित छात्रावास में जाते हैं, एक दलित लड़के को ऊपर अपने मंच पे बुलाते हैं और उससे भाषण दिलवाते हैं और कहते हैं कि हम जाके पार्लियामेंट में, लोकसभा में तुम्हारे लिए बात करेंगे, दलितों के लिए बात करेंगे, इनके लिए बात करेंगे। क्या बिहार में सिर्फ दलित रह गए हैं? ठीक है, राजनीति में आप एक फोकस लेके चलते हैं। राहुल जी भी जिस तरीके से आपने कहा जयप्रकाश नारायण की तरह पैदल निकल गए, FIR हो गया, तो ये कोई नई बात नहीं है राहुल जी के लिए। उन्होंने तो यात्रा कर डाली थी पूरे देश में, आधे तक तो उन्होंने कवर कर लिया था पैदल चलते चलते, पर उसका फायदा क्या हुआ 2024 में देख लीजिए। जी संजय जी। देखिए अजय जी, राहुल गांधी को तो फायदा जरूर हुआ। 400 की घोषणा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर ला करके रोक दिया है। राहुल गांधी का मेहनत ही माना जाएगा और इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से ले नहीं रही है। लेकिन राहुल को जितना ही इन लोगों ने पप्पू कहा, अब वो पप्पू हट करके और पप्पू अब बादशाह की ओर आगे बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि पहले राहुल गांधी के बारे में जिस प्रकार का ट्रोल किया जाता था या सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें आती थी, अब राहुल वैसे दिखते नहीं हैं। और हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे नेताओं में अगर 10 गिने जाए तो उसमें राहुल की भी डिग्री एक माने रखती है। जैसे जो उनकी डिग्री है, ओवैसी की जो डिग्री है, अखिलेश यादव की जो डिग्री है, विद्वान सर्वत्र पूजते के हिसाब से मैं बात करता हूँ। इन लोगों के पास डिग्रियां बहुत हैं। और जो पहलगांव का जिक्र आपने किया, निसंदेह बिहार चुनाव में पहलगांव का सिंदूर भी बोलेगा अजय जी, और ट्रंप ने जो काम किया वो भी बोलेगा। विपक्ष हमेशा, महागठबंधन हमेशा याद दिलाना चाहेगा कि ट्रंप ने रोका और रोक करके युद्ध को विराम दिया, हमारे चढ़ते हुए सैनिकों को के मन बल को तोड़ा गया। ये 56 इंच की सीना बोलने वाले नरेंद्र भाई मोदी को सिकुड़ जाना पड़ा और वापस आ जाना पड़ा। ये तमाम चीजों को विपक्ष अपने ढंग से परोसेगा अजय जी। दूसरी तरफ सत्ताधारी मतलब एनडीए इन सब चीजों को भुनाने का कोशिश करेगा। लेकिन अब गोदी मीडिया का है या मीडिया का है, चाहे जिस ढंग से अपनी बातों को परोस करके और सत्ता पक्ष की तरफ बातों को घुमा रही हो, वो अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया भी हो गया है अजय जी, और सब आजकल सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है। और लोग अब समझने लगे हैं कि दूरदर्शन कहें तो मतलब टीवी कहे तो वो वही बात बोलती है जो सरकार चाहती है। तो इसी से जनता एनालिसिस करेगी। और बिहार में जात पात शुरू से रहा है, उसकी 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 जब से जन्म हुई, बिहार का जब से जन्म हुआ, तब से ये पाया गया है। आप याद करेंगे छुआछूत को लेकर के ही गांधी जी ने वहीं जाकर के पश्चिम चंपारण में ही जाकर के उन्होंने छुआछूत को महसूस किया था। तो वो चीज है। अब रही बात जातीय जनगणना की, तो बिहार पहले ही जातीय जनगणना करवा चुका है अजय जी।
उसी आधार पर वो आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि जातीय जनगणना को किस तरह से ये लोग प्रभावित करेंगे, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले विरोध करती थी। आप संसद में भी देखेंगे कि राहुल गांधी जो बोले थे कि किसी कीमत पर जातीय गणना होगी, चाहे आप मुझे लाख गाली दें, क्योंकि जो वर्ग वंचित हो जा रहा है जातीय गणना नहीं होने के कारण, जो मुनाफा सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। इसी से आप जितना गाली देना है हमें दीजिए, लेकिन ये जातीय जनगणना होगी। तो इस जातीय जनगणना का लाभ हमें लगता है कि महागठबंधन को मिलने की संभावना है, क्योंकि इस पर तेजस्वी राजद सुप्रीमो के पुत्र तेजस्वी यादव भी इस बात को फैलाएंगे और इसको अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बातों को रखेंगे। तो हमें लगता है कि सिंदूर मामला, जातीय जनगणना का मामला, ये सब मामला को लेकर के स्वाभाविक सा बात है कि वहाँ की राजनीति गर्म होगी और लोगों को आकर्षित करने में महागठबंधन कितना सफल होगा ये देखना होगा। एक बात और अजय जी बता दें, बीते लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा काम आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं अपने स्पीच में दिया था कि मैं ओबीसी से आता हूं, तो उसका असर शाहाबाद में दिखलाई दिया अजय जी। शाहाबाद की 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, चारों की चारों महागठबंधन खाते में चली गई हैं। तो जातीय असर है, खास करके बिहार में, चाहे वो पुराना शाहाबाद का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो या इधर आप चले जाएंगे छपरा वगैरह की तरफ, उधर का इलाका हो, जाति का असर है। और राहुल गांधी कल जो पैदल चले हैं या राहुल गांधी जिस समाज में गए मिलने के लिए, उस समाज का असर है। तभी रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हरिजन जाति से ही आते हैं, दलित जाति से आते हैं, वो हैं, एक वीआईपी पार्टी है, वो है। ये सब लोग दलित को लुभाने के लिए, हम पार्टी है, जीतन मांझी है, ये लोग दलित को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह का मैसेज समाज में जाने देते हैं। तो इन दलित पार्टी का झुकाव इस बार कल की घटना को लेने के बाद अगर आज का हम आंकलन करें तो ये कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखलाई दे रहा है। समय बहुत है, अब बीच में और क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, तो ये कितने टूटेंगे कितने जुटेंगे ये समय बताएगा। लेकिन अभी कल की घटना को लेकर के वहाँ का जो दलित समाज है वो उबाल पर है अजय जी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर हम गणना करें तो मुसलमानों की संख्या लगभग 18% है अजय जी, वहाँ यादवों की संख्या लगभग 14% है। तो 28 और 2 30-32% ये लोग टोटल इसी तरह से हो जा रहे हैं। हरिजन की संख्या भी 8-9% से ऊपर हो जाता है। तो ये सब मिला जुला करके इसको एक नया माहौल देने की कोशिश जो राजनीति में होती है वो होगी और जातीय आधार पर ही वहां चुनाव होगा। ये आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जातीय हिसाब को देखते हुए अपने जातीय नेताओं को क्षेत्र वाइज बंटवारा कर रही है और बांट करके और उन लोगों को इकट्ठा कर रही है। तो ये समय के साथ कौन कितना किसका कीला भेद पाएगा ये वक्त बताएगा अजय जी। लेकिन हाँ, जाति आगे बढ़ेगी, धर्म वहां कम आएगा, माने कम रखेगा, लेकिन जाति वहां ज्यादा माने रखेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सनातनी का नारा दिया है, ये सनातन में सब आ जाते हैं, लेकिन वहां के तमाम जो दबे कुचले गरीब गुरबे हैं वो लोग के तरफ से एक सवाल स्टैंड होता है अजय जी। वो लोग बार बार इस बात को उठाते हैं कि किस सनातन की बात करते हैं, क्या उस छुआछूत वाली? ये छुआछूत बिहार में है। अब इस छुआछूत को किस तरह से नकेल दिया जा सकता है, ये चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद इस पर कोई ठोस बात हमारे जुबान से निकल पाएगी अजय जी। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा सवाल जिसपे आपका अंतिम कुछ लाइन हमें चाहिए होगा, वो है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा मान लिया है, अभी तक कोई नया चेहरा इनको शायद दिखता नहीं है, नीतीश कुमार के ही चेहरे के साथ ये चुनाव में जाएंगे, जैसा कि क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है। अगले 5 महीने में क्या होगा कोई नहीं जानता, बट अभी की तारीख में मैं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ महागठबंधन का कोई चेहरा सामने नहीं आया है। क्या तेजस्वी ही
महागठबंधन के चेहरे होंगे, क्योंकि कांग्रेस सीट्स को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है। कांग्रेस चाहते ही है कम से कम 70 से 80 सीट। आरजेडी का कहना है कि वो 50 से ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं दे। कांग्रेस ने अपने सारे नेताओं से जो एप्लीकेशन मांगा है 243 सीट्स, हालांकि उनका कहना है कि हम उतना ही लड़ेंगे जितना महागठबंधन में हमें सीट्स मिलेंगी, पर 70-80 से कम वो मानने वाले नहीं है इस बार, जैसा लग रहा है, और जिस तरह का राहुल का तेवर दिख रहा है। आपका क्या कहना है, क्या तेजस्वी देखिए अजय जी क्या है कि जहां बड़ी पार्टी होगी, जिनकी बड़ी पार्टी होगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। अगर 70 पार्टी कांग्रेस को दे देने के बाद भी 125 सीट 30 सीट पर अकेले आरजेडी लड़ेगा, तो स्वाभाविक सा बात है कि चुनाव जीतने के बाद जिस दल का ज्यादा संख्या रहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और ये शुरू में खींचतान ये लोग कर रहा है, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी ही होगा अजय जी, कांग्रेस नहीं हो सकता है। क्योंकि जो संकट भारतीय जनता पार्टी में नया चेहरा को लेकर के है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, वही संकट कांग्रेस में भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। कन्हैया को लोगों ने ले आए हैं, लेकिन कन्हैया मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते हैं। हमें नहीं लगता कि कन्हैया बन पाएंगे। तो ये अंततः राष्ट्रीय जनता पार्टी के खेमा में ही ये पद जाएगा। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हीं के तरफ से होगा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा हो चाहे तेजस्वी हो, इस पर सीधे तो बात नहीं कर रहे हैं इस पद पर, लेकिन गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं। और वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से महागठबंधन घोषणा कर दे कि हाँ भाई शुरू में ही कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। लेकिन एक समझदारी के तहत कांग्रेस इस बात को रोके हुए है। इसलिए भी रोके हुए है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बाहर आ जाता है तो कुछ लोग नाराज जो लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल से, वो लोग वोट नहीं देंगे। और ये स्वाभाविक बात है कि लालू राबड़ी सरकार में जो अपराध हुए हैं या जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें बहुत लोग, अगर तेजस्वी के नाम की घोषणा हो जाती है तो लोग तैयार नहीं हो पाएंगे। इसी से हमें लगता है कि इसको चुनाव बाद ही वो लोग टालेगा लोग, और ये लोग कहेगा कि जिसकी संख्या ज्यादा आएगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। एक पक्ष ये रख सकता है लोग, दूसरा ये भी रख सकता है लोग कि विधानसभा का जो विधायक लोग जिसको नेता चुन ले वो हो सकता है। लेकिन ये पद राष्ट्रीय जनता दल के खेमा में ही जाएगा। अजय जी, एक आपने जो एक लाइन कहा ना कि लालू राबड़ी के पीरियड में जो थोड़ा बहुत गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर लोगों के बीच में एक नाराजगी भी है। तो अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया जो शुरुआत भी हो चुकी है लैंड फॉर जॉब वाले मामले में। रेलवे मंत्री जब थे लालू जी, उन्होंने जमीन लेकर लैंड और नौकरियां दी थी। प्रेसिडेंट हाउस से भी ये प्रोसिक्यूशन के लिए क्लैरिटी मिल गई है, क्लियरेंस मिल चुका है। फॉर्डर स्कैम के बाद जो सबसे बड़ा स्कैम था उस समय का, आपको भी याद है, मेरा ही वो स्कूप था, मैंने ही एक्सपोज किया था उसको। 900 करोड़ का था। हाँ, उसके बाद ये लैंड फॉर जॉब का मामला आया है, जिसमें लालू जी का नाम और लालू जी के परिवार से जुड़े उनकी बेटी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग जो शेल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बनाकर उन्होंने ज़मीन ली और नौकरी का वादा किया। ये मामला उठकर सामने आ गया है। चुनाव 5 महीना है, शायद इस बीच में ये मामला जोड़ पकड़ेगा और लालू जी और उनके परिवार पे एक जोरदार झटका लगने की भी उम्मीद है। ये भी चुनाव में शायद सामने आए। आपको क्या लगता है, इसका भी असर होगा? बिल्कुल 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 सही कहा आपने अजय जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आपके दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि अभी तक का जो रवैया चला आ रहा है केंद्र सरकार का कि चुनाव के समय जिन जिन लोगों पर थोड़े से भी दाग है तो उस दाग को बड़ा कर करके और कोर्ट में घसीटने की जो परंपरा इन लोगों ने पैदा किया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अजय जी, इसमें क्या होगा कि अब लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। अब पहले वाली, आज से 5 साल पहले वाली बात नहीं रही। झारखंड को उदाहरण में ले सकते हैं कि चाहे जैसे भी अगर जेल भेज दिया गया हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन फुल मेजोरिटी में आ गए, लोग नाराज हो रहे हैं।
तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड वाली बात को वहां दोहराएगी, लेकिन बातें तो उठेगी और बात आएगी भी, और उससे नुकसान भी होगा। अब रहा बात चारा घोटाला का, तो अजय जी, सिर्फ चारा घोटाला ही नहीं हुआ है बिहार में। लालू राबड़ी सरकार में ऐसा कौन विभाग है जहाँ घोटाला नहीं हुआ? चाहे सीमेंट घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, शिक्षा घोटाला हुआ, कितना गिनवाइएगा, हर विभाग में घोटाले हुए। लालू जी से सब कुछ उनका बढ़िया था, नो डाउट। उन्होंने जिस तरह से गरीबों को जुबान दी, गरीबों को कोऑपरेट किया, गरीबों को उठाया। नियंत्रण दो चीज पर उनके शासन में नहीं हो पाया, एक भ्रष्टाचार और दूसरा अपराध। और ये दो चीज किसी शासन व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अजय जी। ये भ्रष्टाचार की बात हो चाहे अपराध की बात हो, ये अकेले मैं नहीं बोल रहा हूँ, कागज बोल रहा है कि हाँ कहाँ कहाँ कौन कौन घोटाले हुए, और उसमें सारे लोग पनिश भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पनिश नहीं हो रहे हैं। तो वो घोटाले हुए, अच्छा, अपराध जो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि नीतीश जी की सरकार में ये अपराध और भ्रष्टाचार की क्या स्थिति रही? न है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि नीतीश जी के शासन में पर डे कम से कम 7 से 8 मर्डर हो रहे हैं पूरे राज्य में। सृजन घोटाला को लेकर के इन पर चढ़ाई हो रही है। सृजन घोटाला में इन्हीं के, चूंकि सरकार जिसकी रहती है, अगर अच्छा करो तो शाबाशी उनकी मिलती है, अगर गलती हुई तो बदनामी भी उन्हीं की होती है। तो सृजन घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसके अलावे भी 2-3 घोटाले जो सामने आए हैं। तो भ्रष्टाचार का ये टेन्योर जो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार को इनकार नहीं किया जा सकता है, अपराध को इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश जी का पहला शासन बहुत बढ़िया शासन था, इसलिए कि वो बेपटरी हो चुके बिहार को पटरी पर उन्होंने ले आया। दूसरा भी था, तीसरा भी था, लेकिन इस शासन पर, अब वर्तमान शासन पर उंगलियां उठ रही है। ये वहाँ की जनता उंगली उठा रही है उनके कार्य प्रणाली पर और उनके कार्यों के संपादन पर, दोनों पर सवाल उठ रहे हैं अजय जी। तो अब देखना है कि जनता को किस तरह से नीतीश जी बुला पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ही कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। ये सब चीजों को लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो समय आने दीजिए, अभी इन चीजों को लेकर के किस तरह से कब किस करवट बदलेगा कहना मुश्किल होता है। जिस सिंदूर को बंद करवाने के लिए ट्वीट किए ट्रंप, आज वही बदल गए कि ना मैंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले लोग भी हैं, और उसका क्या असर पड़ता है। 5 दिन से तो पूरा भारत गुस्से में था ट्रंप पर। अब उनके दोबारा ट्वीट करने से थोड़ी नरमी आई है। अब देखना होगा इसी से कि उस वक्त स्थितियां क्या बनती हैं और कैसी बनती हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। हम फिर इन्हीं मुद्दों पे आपके साथ आते रहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, उनको, क्योंकि चुनाव अब बिहार में 5 महीने बच गए हैं। हम लगातार बिहार की बात अपने व्यूअर्स के सामने आप लोगों के साथ करते रहेंगे। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।